तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, लाइक एक्सरसाइज करने से पहले, हमें नंबर्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। हमने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कहाँ किया था? क्लास 6 में किया था। सबसे पहला टाइप ऑफ नंबर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स कौन से थे, कुछ याद है? नेचुरल नंबर्स थे जो स्टार्ट होते थे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जहां तक काउंटिंग जा रही है भाई, जहां तक ले जा सको ले जाओ, इनफाइनाइट तक। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और दूसरा सेकेंड टाइप इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में इतना ही फर्क है कि होल नंबर में जीरो आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? और जीरो नेचुरल में क्यों नहीं आता? बिकॉज जिस टाइम नेचुरल बने थे उस टाइम पहले तो जीरो डिस्कवर नहीं हुआ था, और जब डिस्कवर हुआ उस टाइम पे इसको सिर्फ एज अ प्लेस होल्डर यूज किया जाता था। इसको बाद में नंबर का लाइक दर्जा दिया गया, और उसके बाद इसको जब इनसे कंबाइन किया गया तो कंबाइन फॉर्म में इन्हें बोला गया होल नंबर्स। तीसरा हमारे पास है इंटीजर। ये भी हमने पढ़ा था 7th के अंदर, इंटीजर सीखे थे। और इंटीजर्स में क्या होता है? ये सारे होल नंबर तो आएंगे ही आएंगे जो चल रहे थे हमारे पास, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ये हमारे बेसिक टाइप्स है। देखो लास्ट में जब आता है तो इनफिनिटी, ये सिंपल होता है इनफिनिटी का ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो है सब बिल्कुल बेसिक टाइप्स है, कह सकते हैं अपने इनको। ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं जिनको हम फिंगर्स से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अभी डेसिमल्स नहीं आएंगे इनमें, इनके अंदर डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते, वो अलग से हमें पढ़ने पड़ेंगे। दो ज्यादा डिफरेंट टाइप्स। ये बेसिक टाइप्स हैं। तो ये तो हो गए बेसिक टाइप्स। इसके बाद हमने कौन सा टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ा था? याद करो प्रीवियस क्लासेस अपनी। जैसे ही हमने इंटीजर पढ़े थे उसके बाद उसी क्लास में हमारा एक चैप्टर आया था 7th क्लास में ही, रेशनल नंबर्स के नाम का। तो हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर सीखा था रेशनल नंबर। ये कंप्लीट नंबर नहीं होते, कंप्लीट भी होते हैं और कंप्लीट नहीं भी होते। देखो कैसे, ठीक है। अब कंप्लीट पहले तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? तो द नंबर्स which can be represented, or you can say written, represented in the form of p upon q are called rational numbers। तो ऐसे नंबर जिनको मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकूं, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q 0 नहीं हो। The numbers which can be represented in the form of p upon q, और q 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ p और q के लिए कंडीशन भी है हमारे पास, that p and q both must be integer, both are integers। अब इंटीजर्स क्या थे अभी पढ़ा हमने, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। यानी p और q की वैल्यू, p की वैल्यू तो कुछ भी, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, चलेगा। q की वैल्यू भी सारे इंटीजर अलाउड है, बट जीरो अलाउड नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू 0। तो p और q की जगह पे कोई भी इंटीजर रखो, बस q के लिए रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास क्या, कि q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, तो क्या ले सकते हैं हम? 2/3, ठीक है। 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो यस इट इज एन रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। -1/4 लिया, देखो -1 ऊपर है, 4 नीचे है, तो -1 इज इंटीजर, 4 इज इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी रेशनल है। हमने लिया 5 ले लिया, चलो। अब क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में है? थोड़ा सोचो। अब ये देखो कि ये नंबर जो है p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है, पर फिर भी हम इसे क्या बोलेंगे? इंटीजर है, सॉरी रेशनल नंबर है। रीजन, बिकॉज इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। हमने सीखा है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब q की वैल्यू 1 हो गई, और q की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसीलिए ये p अपॉन q की फॉर्म में आया, जहां p और q ऑल आर इंटीजर्स एक्सेप्ट दैट q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ -3 लूं, तो वो भी क्या है? रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है ना। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं।
थोड़ा और देते हैं एग्जांपल अपने इसके, जैसे कि 0 लिया, 0 इज रेशनल नंबर। अब कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ बिकॉज ये देखो ये ऊपर है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना हम लोग, और हमने बोला कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, पी तो 0 हो सकता है, ऊपर न्यूमरेटर को पी से डी से मेंशन किया हुआ हमने, और डिनोमिनेटर को क्यू से मेंशन किया हुआ है, तो पी तो 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं हो सकता। तो 0/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 0/1 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल कहां नहीं होगा, 4/0। अब ये 0 नीचे आ गया, ये रेशनल नहीं है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि 4/0 इररेशनल है, भाई ये होता है नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ये नॉट डिफाइंड होता है, और ये नंबर ना तो रेशनल होते हैं और ना ही इररेशनल होते हैं, ये किसी भी कैटेगरी में आते हैं। जो नंबर डिफाइंड ही नहीं है उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर रेशनल नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इररेशनल हो। अब यहां पर हम नंबर सिस्टम में एक न्यू टाइप ऑफ नंबर सीखेंगे, दैट इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। इररेशनल नंबर को बाद में जानेंगे, पहले हम जानेंगे व्हाट आर डेसिमल एक्सपेंशन, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, वो सब हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे कि नंबर्स, कौन से नंबर होते हैं जो एक्चुअली इररेशनल होते हैं, ओके। डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, जिनके अंदर पॉइंट्स आ जाए, डेसिमल आ जाए, ठीक है। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके भी फर्दर लो डिवीजन किया हुआ हमारा आगे। एक इसमें टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहां पे एक वर्ड रिपीटिंग के साथ साथ कभी कभी रिकरिंग में मिल जाता है, ठीक है ना, तो एक ही बात है, रिपीटिंग बोले या रिकरिंग बोले। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग बोल देंगे इसे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो एग्जांपल लिया मैंने 1/2। अगर मैं 1 में 2 का डिवाइड लगाऊं, पॉइंट आया 0, 5 या 10, कितना बना 0.5। अब इस केस में क्या हुआ, रिमाइंडर आया 0, देखा जाए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे 0.5 और कंप्लीटली खत्म हो गया डिवीजन हमारा। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है, बात खत्म हो चुकी है। एक 1/5 लेते हैं, अगर मैं उनमें 5 का डिवाइड लगाऊंगा तो मुझे 0.2 एग्जैक्टली मिलेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह के सारे डेसिमल एक्सपेंशंस जिनको हम जब डिवाइड करते हैं, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाते हैं, तो हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा मिले कि जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा, एकदम खत्म हो रहा। Those type of numbers are categorized in the terminating decimal expansions. अब यहीं पर ही अगर मैं 1/2, 1/5 की जगह सिंपल सा एक नंबर ले लूं 1/3, और 1 में 3 का डिवाइड लगाना स्टार्ट करें, तो भाई साहब खत्म नहीं होगा। 3 3 is 9, 1 decimal 0, 3 is 9, 1 0, 3 is 9, 1 0, 3 is 9, एंड होगा ये नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0.333333, हाउ मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है, क्योंकि देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और एक डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो 0.14014014001400 तो अब कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है यहाँ पे जो डायरेक्टली हमारे पास फॉलो हो रहा हो, जिसके ऊपर मैं इस तरह से हाँ ये चीज रिपीट हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर डिवाइड की तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज ठीक है, वो क्यों नहीं आएगी वो भी समझते हैं आपने। देखो
अब मैंने क्या देखा यहाँ पे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स थे जिनके अंदर मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिए, उनको डिवाइड किया और करके दिखाया कि ये टर्मिनेटिंग है। फिर मैंने एक और फ्रैक्शन लिया, यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिया जिसको मैंने डिवाइड किया और दिखाया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट इसके अंदर मैंने क्या किया, डायरेक्टली डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया, इसको तो नहीं लिखा मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बिकॉज दीज आर दोस टाइप ऑफ नंबर्स जो इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर इरेशनल नंबर को हमें डिफाइन करना हो तो दोस नंबर्स which can't be represented or written in the form of p upon q। अब इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 1/2 से 0.5 बनाया है तो मैं 0.5 से डेसिमल रिमूव करके 5 1 5 5 2 10 वापिस 1/2 बना सकता हूं। अगर मैंने 1/5 से 0.2 बनाया है तो 0.2 का डेसिमल रिमूव करके मैं इससे वापिस 1/5 बना सकता हूं। इस 1/3 में अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो पता नहीं कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो इससे 1/3 बनाना पॉसिबल इस वे से नहीं है। बट वी हैव अ सेपरेट मेथड जिससे हम 0.33 को 1/3 में कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हैं। वो हमारे पास एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें सीखेंगे। बट यस इट इज पॉसिबल कि अगर मैंने 1/3 से 0.333 बनाया है तो हम 0.333 से वापस 1/3 इजीली बना सकते हैं। वी आर श्योर, ठीक है। ये हम सीखेंगे भी, हमारे चैप्टर के अंदर है ये चीजें। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर यहां आते हैं हम तो यहाँ पे देखो कि जो प्रोसेस यहाँ लगता है या फिर ये लग रहा है, इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस का यूज करके मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड दोस नंबर्स व्हिच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कैटेगराइज्ड इन द इरेशनल नंबर्स। तो ये नंबर्स जो जिनको मैं p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूं उनको मैं किस में कैटेगराइज करूंगा? इरेशनल नंबर में कैटेगराइज करूंगा। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ जितने भी डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये सब के सब इरेशनल में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें √2 √3 √5 जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर कौन से? 4 हो गया, 4 का √2 होता है, 9 हो गया, 9 का √3 होता है, 16 हो गया, 16 का √4 होता है। तब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अगर मेरे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे √2, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 5 7 10 15 14 13, तो इन नंबर्स में स्क्वायर रूट नहीं है। इनके स्क्वायर रूट की बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है। और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो सब के सब इरेशनल होते हैं। तो यहां पर ये √2 √3 √5 श्योरली क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे, बिकॉज इनकी वैल्यू भी कैसी आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन वाली आएगी। इसके साथ साथ अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हमने सीखी है 22/7 या 3.14 होती है। बट पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एक्चुअल वैल्यू एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर 3.142857 एंड सो ऑन, मतलब चलती जाएगी, काफी लंबी वैल्यू होती है इसकी 3 के बाद। और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की। तो 22/7 है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। और 3.14 में भी अगर डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, उसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस मेथड से डेसिमल हटा के। बट इन दोनों ही केस के अंदर ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई नहीं है। ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है? उस पाई की अप्रोक्स वैल्यूज है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और ऐसे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स में कौन कौन आया? जो भी कैजुअल नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ऑल दोस रूट, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कह सकते हैं हम, और साथ साथ वैल्यू ऑफ पाई। एक चीज हमें यहां ध्यान देनी है, अगर मुझसे पूछा जाए कि 22/7 रेशनल है या इरेशनल, मैं जवाब दूंगा रेशनल है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। 3.14 ये भी रेशनल है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए पाई तो ये इरेशनल है, क्योंकि वो दोनों p अपॉन q की फॉर्म में है। वो उसके जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई है उसके नेबरहुड पॉइंट होंगे उसके आसपास, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के आसपास कोई रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये वही नंबर है 22/7 और 3.14 जो अप्रोक्सीमेट उसके आसपास थे और लिए गए थे एज अ रेशनल नंबर। बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल। तो मुझसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 22/7 इज रेशनल और इरेशनल, हम क्या आंसर देंगे? दैट इट इज
rational number. 3.14 is the rational number, but if it is asking for pi, तो pi is a irrational number. ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि irrational numbers क्या होते हैं. रेशनल नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें. ठीक है, फिर आगे आता है टाइप ऑफ नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी. अब डिविजिबिलिटी के बेस पर, यानी कोई नंबर किस किस चीज से डिविजिबल है, किस किस नंबर से डिविजिबल है, उसके बेसिस पर भी हमने ऑलमोस्ट इसके 4 कैटेगरीज लगा रखी है. ठीक है, डिविजिबिलिटी के बेसिस पर ये चारों हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहले हमने सीखा हुआ छोटी क्लासेस के अंदर इवन नंबर्स. इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, नंबर्स which are divisible by 2. यहां सब में डिविजिबिलिटी की बात होगी, डिविजिबल बाय 2. तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आए, एग्जांपल के लिए तुम ले सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर आएंगे 2 के टेबल में all are even numbers. उसके बाद आगे odd numbers, the numbers which do not divisible by 2. are called odd numbers. एग्जांपल के लिए 3 नहीं आता, 1 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, तो कोई भी नंबर तुम लोग ले सकते हो. और थर्ड टाइप ऑफ नंबर हमारे पास है प्राइम नंबर. अब अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ. या तो खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, इसके अलावा वो नंबर किसी और टेबल में या किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. अगर वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, 1 एंड इटसेल्फ, तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद नंबर. तो ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर. सो द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से, 1 and itself, is called prime numbers. तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो उनके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 and itself. ओके, वो नंबर खुद और 1, तो उन नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे. और अगर मैं कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, फोर्थ टाइप हमारा कौन सा है, कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर वो हैं जो प्राइम नहीं है. द नंबर्स, एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा ट्रू नहीं होता. द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स बट फाइनाइट. ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि मोर देन 2 होने चाहिए, बट फाइनाइट फैक्टर, काउंटेबल फैक्टर्स होने चाहिए. इतने फैक्टरों की हम गिन सकें, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16. अनकाउंटेबल फैक्टर नहीं होने चाहिए. अगर काउंटेबल और मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा. ठीक है, अब इन डेफिनेशन को क्यों करवाया, बिकॉज यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं जीरो की, कि जीरो इज इवन और ऑड. सबसे पहली बात कि जीरो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है. तो देखो 0 2 के टेबल में भी आता है और 0 3 के टेबल में भी आता है, तो 0 ऑड हुआ या इवन हुआ, थोड़ा सोचो. कई लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि हाँ कि 3 के टेबल में भी आ रहा है तो ये ऑड भी होगा, इवन भी होगा. ऐसा नहीं है, 0 इज अ इवन नंबर. क्यों, क्योंकि 0 2 के टेबल में आता है और भले ही 0 3 के टेबल में आता हो, ये डिफाइन नहीं है ऑड की. ऑड की डिफाइन क्या कहती है कि वो 2 के टेबल में नहीं आता हो तब वो ऑड होगा, 3 के टेबल में आने से वो ऑड नहीं होता. ठीक है, तो यहां बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, दिमाग उल्टा चलता है. ऑड की डेफिनेशन ध्यान रखो, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते. और 0 इज इजीली डिविजिबल बाय 2. 0 में 2 का डिवाइड लगाओगे, यू विल गेट 0 इन द रिजल्ट. तो यस, 0 इज अ इवन नंबर. पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना है. दूसरा अगर मैं पूछूं कि यहाँ 0 इज प्राइम और कंपोजिट. अब 0 प्राइम है या कंपोजिट है, जिसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा 0 वो बन जाएगा.
अगर मैं चेक करूं कि जीरो के कितने फैक्टर है, जीरो में 1 का डिवाइड भी लगता है, 2 का भी लगता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, जिस मर्जी नंबर का डिवाइड लगाओ यू विल गेट जीरो इन द रिजल्ट। दैट मींस जीरो हैव इनफाइनाइट फैक्टर्स। तो प्राइम तो तब होता जब उसके पास दो फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पर कंपोजिट तब होगा जब मोर देन 2 होते हैं, लेकिन फाइनाइट होते हैं। यहाँ पर कैसे आए, इनफाइनाइट। तो जीरो इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसे हम बोलते हैं, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। अगर 1 की बात की जाए कि 1 इज प्राइम और कंपोजिट, तो क्या दोगे? तो 1 में फैक्टर कितने हैं? देखो 1 से डिविजिबल होता है और उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। और इटसेल्फ अगर बात करें 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 के लिए इटसेल्फ भी 1 ही है, तो 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही हुआ, कौन? खुद 1। और प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, इसके पास कितना है? एक ही है। तो कंपोजिट तो होने से रहा, उसमें मोर देन 2 चाहिए, तो इसके पास तो एक रह गया, इसलिए ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज कॉल्ड यूनिक नंबर। 1 इज कॉल्ड यूनिक नंबर। मैं बात करूं कि फर्स्ट इवन या ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है? दैट इज 2, बिकॉज 2 के बाद कोई भी नंबर होगा 2 के टेबल में आएगा तो 2 उसका फैक्टर हो गया, तो दैट विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 2 अकेला नंबर ऐसा है चलो देखो, अब इसके बाद ना कुछ फैक्ट्स करते हैं इसके अपने। ये तो समझ आ गई होगी क्वेश्चंस 2-3 जो हमने किए। अब कुछ फैक्ट्स करते हैं। फैक्ट नंबर 1 क्या कहता है कि देखो 2 जो है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी इवन नंबर होगा वो 2 के टेबल में आएगा, यहां हमने सीखा है अभी। और अगर 2 के टेबल में आएगा तो 2 उसका फैक्टर हो गया, और 2 उसका फैक्टर हो गया, दैट मींस दैट नंबर हैव 1 इटसेल्फ एंड 2 एज अ फैक्टर। क्योंकि 1 तो उसका फैक्टर होगा ही, वो खुद भी होगा और 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, तो श्योरली वो क्या बन जाएगा? कंपोजिट बन जाएगा। तो 2 अकेला प्राइम नंबर है यहाँ पे जो कि इवन होता है। तो फर्स्ट ओड प्राइम नंबर 3 इज फर्स्ट ओड प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इससे पहले ओड कौन था? 1 था। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, अगला 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, यानी 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर ही नहीं है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। कैसे? देखो 0 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 4 क्या आ गया? पहला कंपोजिट नंबर हुआ। और ऐसे ही 9 जो है, 9 इज फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर। पहला नंबर जो ओड भी हो और कंपोजिट भी हो, वो कौन है? 9, बिकॉज इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 इज ऑड बट प्राइम। 7 ऑड आएगा, वो भी प्राइम। तो 9 पहला, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। तो पहला ऑड नंबर जो है शुरू से लेके यहां तक, दैट इज 9, जो कंपोजिट होगा। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर ऑल्सो। ठीक है, पहला प्राइम नंबर कौन है? 2 है, भले ही वो इवन है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है? एक बात और हमें यहां ध्यान रखनी है कि ऑड और इवन नंबर्स नेगेटिव में जा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, बट प्राइम और कंपोजिट नेगेटिव में नहीं होते, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। ये दोनों में हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर्स भी इवन -2 2 के टेबल में आ गए, जैसे इट इज डिविजिबल बाय 2, तो नेगेटिव्स के अंदर क्या होता है? इवन और ऑड एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्राइम कंपोजिट सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव्स की बात नहीं करते, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर की।